स्टूडेंट्स, हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहती है, डायरेक्टली नहीं वाया एजेंट, तो वो कुछ अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है और उनकी कैलकुलेशंस में ये होती है कि वो अंडर राइटर शेयर बिकवाएगा जितने की उसने गारंटी ली है, और अगर वो पूरा शेयर्स ना बिकवा पाए तो बाकी उसकी लायबिलिटी बनती है, उसको खरीदना पड़ेगा। इसमें चार वर्ड बहुत काम किए इस चैप्टर में। एक है ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब किस अंडर राइटर ने कितना शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी ली है। दूसरा वर्ड है मार्क्ड एप्लीकेशन, जब आप कंपनी एप्लीकेशंस फॉर्म देती है अंडर राइटर को और वो पब्लिक में बंटवाती है तो अपने अपने स्टैंप लगा देती है ताकि पब्लिक जो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को जमा दे तो कंपनी को पता चले ये किस अंडर राइटर के थ्रू आए हैं। तीसरा वर्ड होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऐसे भी बनते हैं जिन पे कोई स्टैंप कोई ठप्पा नहीं होता, उनको कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये कुछ एक नेट लायबिलिटी, मतलब अल्टीमेट कितनी लायबिलिटी है जो अंडर राइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। और एक वर्ड है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कितने शेयर्स अंडर राइटर खुद ही बोल रहा है कि ये तो मैं ही रखूंगा, इतने तो मैं खरीदूंगा। तो ये कुछ एक टर्म्स है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। हमको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा कि फर्म अंडर राइटर की नेट लायबिलिटी कितनी है, और फिर एक छोटा सा और एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें निकलता है फाइनल लायबिलिटी कितने है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ जनरल एंट्रीज पास होती है और कमीशन का परसेंटेज भी हमें डिसाइड करना होता है, अगर क्वेश्चन में ना बताए तो आइए पहले नेट लायबिलिटी का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग होगी ग्रॉस लायबिलिटी। पर्टिकुलर्स के अंदर ग्रॉस लायबिलिटी मतलब अंडर राइटर एग्रीड टू सेल, कितना शेयर अंडर राइटर ने बेचने का एग्रीमेंट किया है तो वो ग्रॉस लायबिलिटी में लिख देंगे। लेस होगी मार्क्ड एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन हमको अंडर राइटर के स्टैंप लगकर आ गए तो वो माइनस कर देंगे। जो बैलेंस बचा वो आफ्टर मार्क्ड एप्लीकेशन। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आती है जिसमें किसी का भी कोई स्टैंप नहीं है, वो शेयर भी कंपनी ये मानती है कि अंडर राइटर की लायबिलिटी उससे कम हो गई क्योंकि उतने शेयर कंपनी के और बिक गए, तो वो भी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में सब में डिवाइड करके माइनस कर देते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में मतलब जिस रेशियो पे अंडर राइटर एग्री किए थे शेयर को बिकवाने का, तो मार्क्ड माइनस हुआ, फिर अनमार्क्ड माइनस हुआ। अब वो शेयर माइनस करते हैं जो अंडर राइटर ने खुद कहा था ये तो मैं ले ही लूंगा, वो भी माइनस कर देते हैं। अब एक फाइनल बैलेंस बचता है। मान लीजिए किसी के अगेंस्ट कोई बैलेंस बच रहा है तो उतना उसको और लेना पड़ेगा, और अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है तो ये फायदा बाकियों को मिल रहा है। अगर किसी ने एक्सेस एप्लीकेशन बिकवा दिया मतलब उसने सरप्लस बिकवाया है, सरप्लस शेयर बिकवा दिए, तो इसका फायदा बाकी अंडर राइटर को भी मिलता है। कैसे? क्योंकि जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा बिकी है वो अब उन लोगों को नहीं खरीदनी पड़ेगी जिनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही थी खरीदने की। मान लीजिए मैंने 2 लाख शेयर बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी, मेरे नाम पे 1.5 लाख मार्क होके आए, अनमार्क्ड में से भी मुझे 20,000 मिला, 30,000 मुझे, और मैंने फर्म अंडर राइटिंग के रूप में 40,000 लेने का बात किया था, तो मैंने 10,000 एक्स्ट्रा शेयर बिकवाए हैं कंपनी के। ये 10,000 अब बाकी अंडर राइटर्स को नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो ये होता है सरप्लस का डिवीजन हो जाएगा। वो अंडर राइटर्स जिनके पास कुछ खरीदने का जिम्मेदारी बच रहा था उनमें माइनस हो जाएगा, मतलब उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली निकल कर आएगा नेट लायबिलिटी। अब ये नेट लायबिलिटी का बेनिफिट, नेट लायबिलिटी तो उनको लेनी पड़ेगी, प्लस जितना उन्होंने फर्म अंडर राइटिंग के हिसाब से गारंटी दिया था वो भी वो खरीदेंगे। अब हम बात इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ सम्स करेंगे तो आपको बेटर पिक्चर क्लियर होगी। अंडर राइटर का कमीशन का परसेंटेज बताया हुआ है। इक्विटी शेयर अगर वो बिकवाते हैं तो 5% ऑफ द इशू प्राइस यानी फेस वैल्यू, और रेट प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा उसका बेनिफिट उसका कमीशन बेनिफिट को अंडर राइटर को मिलेगा। और अगर ये डिबेंचर हो तो 2.5% ऑफ इशू प्राइस और रेट प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर, यानी कमीशन मैक्सिमम 5% या 2.5% हो सकता है। 5% शेयर के केस में, 2.5% डिबेंचर के केस में। अगर कंपनी उससे कम लिखती है आर्टिकल्स में तो कम भी उनको मिलेगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जनरली 2 एंट्री कहलाएगी ड्यू एंट्री और 2 एंट्री कहलाएगी पेमेंट एंट्री। पहली ड्यू एंट्री है कि अंडरराइटर जो शेयर खरीदना पड़ रहा है उसको एज अ फर्म अंडरराइटिंग या फिर नेट लायबिलिटी के रूप में, तो वो शेयर वो खरीदेगा तो उसकी एक एंट्री पास होगी, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर। अगर डिबेंचर ले रहा है तो डिबेंचर, अगर शेयर कैपिटल ले रहा है तो शेयर कैपिटल। ये चैप्टर डिबेंचर्स में भी लागू होता है। अगर और अगली ड्यू एंट्री होगी कमीशन की ड्यू एंट्री, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटर्स कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये पैसा अंडरराइटर को देना, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। और 2 एंट्री क्या होगी, अब अगर ये लेट लेन देन में अंडरराइटर को पैसा मिलेगा, मतलब कंपनी चुकाएगी और अंडरराइटर को मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उल्टा अगर एक्स्ट्रा से कमीशन का फिगर कम है और शेयर की प्राइस ज़्यादा है, जो अंडरराइटर को लेना पड़ रहा है जो शेयर, तो फिर अंडरराइटर पैसा देकर जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। मतलब अगर अंडरराइटर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और अंडरराइटर को बिजनेस पैसा दे रहे हैं तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहला हुआ शेयर इशू करने का एंट्री अंडरराइटर को, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर डिबेंचर हो तो टू डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे होगा तो टू एसपीआर। और दूसरी एंट्री कमीशन की ड्यू एंट्री, मतलब अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और उसके बाद पेमेंट एंट्री या तो बैंक टू अंडरराइटर या फिर अंडरराइटर टू बैंक। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हुए करते हैं तो आपको बेटर पिक्चर क्लियर होगी। XYZ एंड कंपनी लिमिटेड issued 10,000 इक्विटी शेयर, दोज वेर अंडर रिटन एज फॉलोज। XYZ लिमिटेड ने 10,000 शेयर बेचने का सोचा है। 3 अंडरराइटर मिले उसको A, B, C। A ने कहा मैं 40% बिकवाऊंगा, B ने कहा मैं 35% बिकवाऊंगा, C ने कहा मैं 25% बिकवाऊंगा। इन ऑल एप्लीकेशन ऑफ 8,000 शेयर वे रिसीव्ड, कंपनी को 8,000 एप्लीकेशन मिली, जिसमें से 2,000 का स्टैंप A का है, मतलब 2,000 का A का मार्क लगा हुआ है, 1,000 शेयर पे B का मार्क लगा हुआ है, 2,000 शेयर के एप्लीकेशन फॉर्म पे C का मार्क लगा हुआ है। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 2 1 3 2 5,000 का ठप्पा लगा हुआ है। मतलब बाकी 3,000 कंपनी की जो एप्लीकेशन आई है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। कंपनी को टोटल 8,000 एप्लीकेशन मिली है, जिसमें से 5,000 स्टैम्प्ड है, तो बाकी 3,000 अनस्टैम्प्ड होगी, मतलब अनमार्क्ड होगी। इस क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, वो नेक्स्ट में आएंगी तब बात करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, 2 मेथड है, हम लोग पहला वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। पहले हम ग्रॉस लायबिलिटी में बांट देंगे, मतलब 10,000 शेयर को 40%, 35%, 25%, 4,000, 3,500 और 2,500 बांट दिया। लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, तो A का मार्क लगा हुआ है 2,000, B का मार्क लगा हुआ है 1,000, C का मार्क लगा हुआ है 2,000, तो 2,000, 1,000, 2,000 हमने माइनस किया। तो A की अभी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको 2,000 और खरीदना पड़ेगा अभी, क्योंकि उसने 4,000 की गारंटी दी थी, 2,000 उसने बिकवा दी है, 2,000 की जिम्मेदारी अब भी उस पर है। वैसे भी 3,500 शेयर बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी, 1,000 उसने बिकवा दिया, 2,500 की जिम्मेदारी अब भी उसके ऊपर है। वैसे ही C 2,500 बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी, 2,000 उसने बिकवा दिया, 500 की जिम्मेदारी अभी भी उसके ऊपर है। 3,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी की बिकी है, वो भी इन लोगों की लायबिलिटी तो कम कर देगी ना, क्योंकि 3,000 शेयर इन लोगों को लेने ही पड़ेंगे। 3,000 शेयर कंपनी के बिक गए, तो वो जिम्मेदारी अब इनके ऊपर नहीं आएगी, वो इनको लेने नहीं पड़ेंगे, तो वो इनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और बांटेंगे किस रेशियो में, हर बार ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, मतलब वही 4,000 4:3.5:2.5 या 40%, 35%, 25% आप जैसे बोल लो। और 4:3.5:2.5 है, तो इसको इजी करने के लिए रेशियो को हम लोग सबको डबल कर ले रहे हैं ताकि राउंड फिगर में रहे, तो 8:7:5 हो जा रही है। तो ये 3,000 शेयर 8:7:5 में बट गए, मतलब 1,200, 1,050 और 750। तो देखो A की लायबिलिटी और कम हो गई, उसको 2,000 अभी भी बिकवाने थे, 1,200 की लायबिलिटी उसकी घट गई अभी भी, लेकिन उसको 800 शेयर बिकवाने हैं। B को 2,500 बिकवाना था, 1,050 कंपनी की अनमार्क्ड में निकल गया, यानी अभी भी उसको 1,450 और बिकवाने हैं। C के केस में देखिए उसको 500 और बिकवाना था, जबकि उसके नाम पे 750 निकल गए, तो 250 शेयर अब उसके नेगेटिव हो गए, मतलब उसने ज़्यादा बिकवा दिए। ये 250 शेयर अब AB को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि C ने ज़्यादा बिकवा दिया तो AB पे बोधरेशन कम आ गई, बर्डन कम आ गया, तो ये 250 फिर AB में बढ़ जाएगा 8:7 की रेशियो में, मतलब A और B की ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में। तो A के 800 में से 133 माइनस, तो अभी भी उसको 667 खरीदने हैं। B के 1,450 में 117 माइनस में, उसको अभी भी 1,333 शेयर खरीदना है। C ने तो उल्टा एक्स्ट्रा बिकवा के रखा है, उसको कुछ नहीं खरीदना, तो उसका नेट लायबिलिटी 0 हो गया। तो देखिए अल्टीमेटली 2,000 की नेट लायबिलिटी हो रही थी ना, 10,000 शेयर कंपनी बेचना चाहती थी, 8,000 इन लोगों ने, 8,000 की टोटल कंपनी को एप्लीकेशन मिली है,
2000 अभी भी कंपनी के बिके नहीं थे, वो इनके गले में जिम्मेदारी आ गई। तो ये तरीका हुआ कि किसकी कितनी नेट लायबिलिटी बनती है वो हम डिसाइड किए। एक एग्जांपल और करते हैं, हम 4 या 5 सम्स करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको पिक्चर बेटर क्लियर हो। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग अलॉन्ग विद द जर्नल एंट्रीज। इसमें आपको जर्नल एंट्री भी मांगी है। जेमिनी लिमिटेड केम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट ₹15 पर शेयर। 10 रुपया फेस वैल्यू शेयर, 15 रुपये में कंपनी बिकवा रहा है, मतलब 5 रुपया प्रीमियम है। एबीसी टुक अंडर राइटिंग इन द रेशियो 3:2:1। एबीसी 3 अंडर राइटर है, उन्होंने 3 रेशियो में बंटवाने का बात किया 3:2:1। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मिली है 27 लाख की, जिसमें से मार्क लगा हुआ है ए का 8 लाख, बी का 7 लाख, सी का 6 लाख। तो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख का मार्किंग है। तो 8 और 6 14 और 7 21 लाख की स्टैंप है, मतलब 6 लाख की स्टैंपिंग नहीं है, 6 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। कमीशन पेएबल अंडर राइटर को 5% है फेस वैल्यू पे। आपको बोला गया लायबिलिटी कैलकुलेट करो, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। तो देखो अब हम पहले लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 30 लाख से 3:2:1 में बिकवाने की बात थी। 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख पे बांट दिया हमने। सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस की है, बात एक ही है, पहले मार्क्ड करो फिर अनमार्क्ड करो, बात एक ही होती है। हम पहले मार्क्ड माइनस करेंगे क्योंकि किसने कितनी जिम्मेदारी ली, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। हम वो माइनस कर रहे हैं। तो 15 लाख माइनस 8 लाख, 10 लाख माइनस 7 लाख और 5 लाख माइनस 6 लाख हमने माइनस किया। उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन कितने बच गए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सॉरी, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन 6 लाख है, उसको भी हमने 3:2:1 में बांट दिया। तो टोटल ए ने बात की थी कि 15 लाख बिक पाएगा, जिसमें से 8 लाख उसके मार्किंग में बिक गए, 3 लाख अनमार्किंग में। तो उसका 15 लाख में से 11 लाख निकल गया, उसको अभी भी 4 लाख और उसको लेने पड़ेंगे, उसका 4 लाख कम बिका है अभी भी। मिस्टर बी ने 10 लाख बिकवाने की बात की थी, 7 लाख उसके मार्किंग में बिक गए, 2 लाख अनमार्किंग में, मतलब 10 में से 9 निकल गए, उसको भी अभी 1 लाख और लेना पड़ेगा। मिस्टर सी का खेल हो गया। मिस्टर सी ने 5 लाख बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी, 6 लाख तो उसके नाम पे मार्किंग में आ गए पहली बात, और 1 लाख अनमार्क्ड में भी उसको फायदा मिल गया, मतलब उसने 7 लाख बिकवा दिए, तो उसको 2 लाख उल्टा सरप्लस हो गया। अब ये 2 लाख ए और बी को नहीं लेना पड़ेगा, इनका बेनिफिट हो गया। तो ये 2 लाख हमने ए बी में से माइनस किए 3:2 के रेशियो में, 1,20,000 और 80,000। यहाँ पे 1,20,000 और 80,000। तो अल्टीमेटली ए की जिम्मेदारी बच रही है, अभी भी उसको 2,80,000 खरीदने पड़ेंगे। बी की जिम्मेदारी बच रही है, अभी भी उसको 20,000 खरीदना है। सी की कोई जिम्मेदारी नहीं बच रही क्योंकि सी ने उल्टा एक्स्ट्रा बिकवा दिया था। तो जनरल एंट्री पास करें, ए और बी को शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ए अकाउंट डेबिट 2,80,000 शेयर इंटू 15 रुपया, क्योंकि प्रीमियम है 5 रुपया, तो 2,80,000 इंटू 15 रुपया, 42 लाख के शेयर ए को खरीदने पड़ रहे हैं। बी को 20,000 इंटू 15 रुपये, मतलब 3 लाख के शेयर खरीदने पड़ रहे हैं। कंपनी के टोटल शेयर निकल गए 3 लाख इंटू 10। आप सोच रहे होंगे जो इन्होंने बिकवाया उसकी एंट्री, आपसे उसकी एंट्री मांगी नहीं गई है, आपसे सिर्फ अंडर राइटर के बुक्स की एंट्री मांगी जा रही है, आपसे टोटल शेयर्स की एंट्री नहीं मांगी गई है। तो अंडर राइटर से जो लेन देन हुआ उसकी बात हो रही है। और 2 सिक्योरिटी तो हमने क्या, 2 शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 5। तो ये पूरी एंट्री हो गई। अब अंडर राइटर्स को कमीशन देना है 5% करके, तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। 15 लाख ए ने बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी, यस, ग्रॉस लायबिलिटी पे कमीशन मिलेगा। तो 15 लाख इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू था, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलेगा, प्रीमियम पे नहीं। कमीशन फेस वैल्यू पे मिलेगा, प्रीमियम पे नहीं। तो 15 लाख इंटू 10 इंटू 5%। बी ने बिकवाने की जिम्मेदारी थी 10 लाख की, तो 10 लाख इंटू 10 इंटू 5%। सी ने जिम्मेदारी ली थी 5 लाख बिकवाने की, तो 5 लाख इंटू 10 इंटू 5%। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शेयर उसने खुद रखे कि बिकवाए, कंपनी की नज़र में बिके, कंपनी को कमीशन देना पड़ेगा। तो 15 लाख का कमीशन हुआ, तीनों को 7.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख हो गया। अब देखो, ए से कंपनी को लेना है 42 लाख और मिस्टर ए को कमीशन के रूप में देना है 7.5 लाख। तो बाकी पैसा मिस्टर ए से ले लो, ज़्यादा लेने हैं 34,50,000 अभी भी मिस्टर ए से लेना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कर दिया। मिस्टर बी ए कंपनी को लेना है 3 लाख और मिस्टर बी को कंपनी से मिलेगा 5 लाख, तो मिस्टर बी को दे दो, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मिस्टर सी से कंपनी को कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना ही है 2.5 लाख का कमीशन, तो दे दो 2.5 लाख का कमीशन, सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 2.5 लाख की ये एंट्री हो गई। तो इस तरीके से हमने जनरल एंट्री भी की, कमीशन भी निकाला और लायबिलिटी भी निकाल दी। अब हम लोग एक सम्स करते हैं जिसमें फर्म अंडर राइटिंग भी है।
इस सब में फर्म अंडर राइटिंग भी है। तो देखो कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। कंपनी ने 1,25,000 इक्विटी शेयर बेचने का डिसीजन लिया है 100 रुपया वाला। 50 रुपीज पेएबल ऑन एप्लीकेशन है और बाकी 50 रुपीज अलॉटमेंट पे है। एंटायर इशू वाज अंडर रिटन बाई ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी 4 अंडर राइटर है, उन्होंने ये सारा शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया। ए ने कहा मैं 30% बिकवाऊंगा, बी ने कहा 25, सी ने कहा 25, डी ने कहा 20। अंडर द टर्म एग्रीड एज अ कमीशन ऑफ 2% वाज टू बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ अंडर रिटन। 2% का कमीशन देने की बात हुई है। ए बी सी डी ऑल्सो एग्रीड, ये लोगों ने अलग से बोला। ए ने कहा कि मैं 4,000 शेयर तो खुद रखूंगा, यही है फर्म अंडर राइटिंग। बी ने कहा मैं 6,000 शेयर रखूंगा, सी ने कहा मैं कुछ नहीं रखूंगा और डी ने कहा मैं 15,000 शेयर लूंगा। तो इन लोगों ने खुद खरीदने की बात भी की है। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 90,000 इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 90,000 की, जिसमें से स्टैम्प क्या है, ए का स्टैम्प है 24,000, बी का स्टैम्प है 20,000, सी का स्टैम्प है 12,000 और डी का स्टैम्प है 24,000। मतलब 24, 48 और 12 60 और 20 80,000। 80,000 का एप्लीकेशन मार्क्ड है। टोटल एप्लीकेशन आया 90,000, उसमें से 80,000 मार्क्ड है, 10,000 अनमार्क्ड है। Ascertain the liability of the individual underwriter and also how the general entity would make in the books of company। तो आइए पहले हम लोग लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी 30:25:25:20 के रेशियो में 1,25,000 को बांटा गया। फिर लेस किया गया मार्क्ड एप्लीकेशन जो उनके नाम पे स्टैंप लग कर आया था 24, 20, 12, 24। उसके बाद हमने माइनस किया अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। अनमार्क्ड कितना है 10,000, उस 10,000 को हमने 30:25:25:20 के रेशियो में बांट दिया। यानी अभी भी, और फिर फर्म अंडर राइटिंग भी जिसने जो लेने की बात की थी वो भी माइनस कर दिया। तो हमने मार्क्ड माइनस किया, अनमार्क्ड माइनस किया, फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया। अब देखो ये माइनस करने के बाद ए ने कहा था वो 37,500 शेयर बिकवाएगा, उसने 24,000 मार्किंग वाले बिकवा दिए, 3,000 अनमार्क्ड का उसको बेनिफिट मिल गया, 4,000 उसने खुद ले लिए। अभी भी 6,500 उसके गले में जिम्मेदारी अटकी हुई है। वैसे ही बी के गले में अभी भी 2,750 की जिम्मेदारी है, सी के गले में 16,750 की जिम्मेदारी है और डी उल्टा ज़्यादा बिकवा के रखा है 16,000। तो इसका बेनिफिट तीनों को मिलेगा, ए बी सी को। तो 30:25:25 के रूप में इन तीनों में ये 16,000 को हम बांट के माइनस कर देंगे। लेकिन अब मज़ेदार खेल देखो, जैसे ही हमने वो माइनस किया बी नेगेटिव हो गया, मतलब अब बी को भी नहीं लेना है। तो बी की नेगेटिव भी हमने ए और सी में बांट दी, बी की नेगेटिव भी हमने ए और सी में बांट दी। इस बार हमने रेशियो यूज नहीं किया, हमने ए को पूरा 500 माफ कर दिया, बाकी सी को माफ कर दिया। लेकिन अभी भी सी के गले में 10,000 की जिम्मेदारी अटक गई। यानी ए कुछ नहीं लेना, नेट लायबिलिटी के रूप में सिर्फ उसको फर्म अंडर राइटिंग वाला 4,000 शेयर लेना जो उसने गारंटी दी थी। बी को भी कुछ नहीं लेना, उसके गले में सिर्फ 6,000 की लायबिलिटी आई जो उसने फर्म अंडर राइटिंग की ली थी। सी ने कोई फर्म अंडर राइटिंग की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उसकी लायबिलिटी में नेट लायबिलिटी की अटक गई 10,000 शेयर की। और डी को भी कुछ शेयर नहीं लेना, उसको केवल 15,000 वो शेयर लेने जो उसने फर्म अंडर राइटिंग की गारंटी दी थी। तो ए बी सी डी को खुद से ये शेयर लेने हैं। तो किसको कितना रुपया देना है या लेना है वो निकाला इन लोगों ने। तो देखो शेयर टू बी सब्सक्राइब, ए को लेना है 4,000, बी को 6,000, सी को 10,000, डी को 15,000। जो नेट लायबिलिटी निकल कर आई थी 4,000, 6,000, 10,000, 15,000। ये चारों शेयर ए बी सी डी को लेने हैं। ए को रुपया कितना देना है 4,000 इंटू 50 जो एप्लीकेशन बनी है, बी को 6,000 इंटू 50, सी को 10,000 इंटू 50, डी को 15,000 इंटू 50। कमीशन के रूप में उन लोगों को कितना कितना मिलेगा जिसने जितने की जिम्मेदारी ली थी बिकवाने की, 37,500 इंटू 2% इंटू सॉरी फेस वैल्यू करेंगे इंटू 10। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है सम्स में 100 रुपया, सॉरी 100 रुपया फेस वैल्यू है। तो 37,500 इंटू 100 इंटू 2% कमीशन मिलेगा। 31,250 इंटू 100 इंटू 2% कमीशन बी और सी को। डी को मिलेगा 25,000 इंटू 100 इंटू 2%। तो इनको कमीशन मिलने वाला है। तो देखो ए से लेना है 2 लाख, उसको कमीशन के रूप में देना है 75,000। अभी भी ए से लेना है 1,25,000।
बी से लेना है 3 लाख, उसको कमीशन के रूप में देना है 62,500, अभी भी उसको देना है 2,37,500। सी से लेना है 5 लाख, उसको देना है 62,500, तो अभी भी सी से लेना है 4,37,500। वैसे ही डी से लेना है 7.5 लाख, उसको देना है 50,000 कमीशन का, तो अभी भी डी से लेना है 7 लाख रुपया। तो अल्टीमेटली ये जनरल एंट्री पास होगी, कंपनी को पूरा पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, आप एंट्री दो तीन कर सकते हो, पहले अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, आप तीनों एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो, इन्होंने एक एंट्री में करके दिखा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप लोग अलग अलग वो 3 एंट्री भी कर सकते थे जो आपने सीखी है पहले। एक और सम्स करते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 20 लाख शेयर है बेचने के लिए, 5 लाख उसने अपने कंपनी के प्रमोटर को दे दिए। बाद बाकी अंडर राइटर है 3, अशोक, विजय और आनंद, आनंद, विजय और अशोक, इन तीनों ने इक्वली अंडर रिटर्न का एग्रीमेंट किया और बोला 50-50 हज़ार शेयर हम लोग खुद खरीदेंगे। मतलब 50-50 हज़ार की फर्म अंडर राइटिंग है तीनों की, और तीनों ने 5-5 लाख बिकवाने का जिम्मेदारी लिया है, क्योंकि 20 लाख में से 5 लाख प्रमोटर को दे दिया हम लोगों ने। टोटल 12,97,000 की एप्लीकेशन आई, जिसमें आनंद के नाम पे ठप्पा है 4,25,000 का, विजय का नाम पे ठप्पा है 4,50,000 का, अशोक के नाम पे ठप्पा है 3,50,000 का। एप्लीकेशन मनी है 2.5 रुपये, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये। पहले इन लोगों ने जनरल एंट्री पास किया, वो नहीं देख के पहले वर्किंग देखते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री पे आते हैं, जो कि इजी हो जाएगा आपके लिए। तो भाई इन लोगों ने तीनों ने 5 लाख बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी। मार्क्ड एप्लीकेशन है 4,25,000, 4,50,000, 3,50,000, वो माइनस हुई। अनमार्क्ड कितनी बची? अनमार्क्ड बची आई थिंक टोटल 12,97,000 की एप्लीकेशन थी, 4,25,000, 4,50,000 तो हो गया 8,75,000, 9,25,000, 12,25,000 शेयर निकल गए। तो बचे कितने? 75 माने 72,000 शेयर अनमार्क्ड बचे। तो वो 72,000 शेयर इन तीनों में इनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बढ़ गए। इनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है? इक्वल है सर। तो वो 72 तीनों में 24 बिक गए। यानी अभी भी ए को 51,000 शेयर खरीदना है, अभी भी विजय को 26,000 शेयर खरीदना है, और अभी भी अशोक को 1,26,000 शेयर खरीदने हैं। तीनों ने फर्म अंडरराइटिंग का गारंटी लिया था 50-50 और 50। अभी भी ए को 1,000 शेयर खरीदना, आनंद को। विजय को 24,000 नेगेटिव हो गए, अशोक को अभी भी 76,000 शेयर खरीदने हैं। तो इस 24,000 नेगेटिव का फायदा आनंद और अशोक को मिलेगा। विजय का जो 24,000 नेगेटिव हुआ है, इसका फायदा आनंद और अशोक को मिलेगा। तो दोनों में माइनस किए, आनंद भी नेगेटिव आ गया, तो इसका फायदा भी अशोक को मिलेगा। तो अल्टीमेटली अशोक को लेने हैं 53,000, आनंद और विजय को कुछ नहीं लेने, लेकिन इनको अपने फर्म अंडरराइटिंग वाला लेना है। तो 50-50 इनको अपनी फर्म अंडरराइटिंग वाला लेना है, इसको 50,000 अपना फर्म अंडरराइटिंग वाला प्लस 53,000 नेट लाइबिलिटी की। तो फाइनल लाइबिलिटी बनती है इनकी, टोटल लाइबिलिटी बनती है 50-50 1,03,000, 50-50 1,03,000। अब किससे कितना रुपया लेना है? तीनों ने 50-50 और 1,03,000 शेयर लिए, तो अमाउंट पेएबल हो जाएगा 4.5 रुपये इनसे। तो 50,000 इंटू 4.5, 50,000 इंटू 4.5 और 1,03,000 इंटू 4.5 किया। उनको फर्म एप्लीकेशन का 50,000 इंटू 2.5 रुपये करके वो दे चुके होंगे। ये क्वेश्चन में माना जा रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी इन लोगों ने दे दी है। तो ये इन लोगों ने 2,25,000, 1 लाख, इन लोगों ने 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 दे दिया होगा। 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 2.5, 50,000 इंटू 2.5, 50,000 इंटू 2.5 एप्लीकेशन मनी इन लोगों ने दे दी होगी। तो अब इनसे लेना था 2,25,000, एप्लीकेशन मनी अगर मिल गया 1,25,000, तो अभी भी आनंद से लेना है 1 लाख, विजय से लेना है 1 लाख, अशोक से लेना है 3,38,500, और इनको कमीशन मिलना है 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो उल्टा हमको 1 लाख लेना है आनंद से, देना है 2.5 लाख, तो उसको दे दो 1.5 लाख। और वैसे विजय से लेना है 1 लाख, उसको देना है कमीशन के रूप में 2.5 लाख, तो 1.5 लाख उसको दे दो। और अशोक से भी 3,38,500 लेना है, उसको कमीशन का देना है 2.5 लाख, तो उससे और लो 88,500। तो अशोक से लेना है और आनंद और विजय को देना है। तो देखो इसकी जनरल एंट्री, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा वो एप्लीकेशन मनी ले लिए 50,000 इंटू 1.5 लाख इंटू 2.5 कर लो। फिर उसके बाद देखो आनंद से 1 लाख, आनंद, विजय, अशोक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
और उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन देना है तीनों को, तो कमीशन की ड्यू एंट्री, और उसके बाद जिससे जो लेना है, जिसको जो देना है वो दे दो। तो अशोक से लेना था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक, आनंद और विजय को देना है तो आनंद और विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक आखिरी सम सॉल्व करते हैं। A company made a public issue of 2 lakh equity share of 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share. Entire issue was underwritten by the underwriter LMNO in the ratio 4:3:2:1 with the provision of firm underwriting 5,000, 4,000, 2,000, 2,000 respectively. Company received an application of 1.5 lakh share from public, जिसमें से 55,000 ठप्पा L का लगा हुआ था, 40,000 का ठप्पा M, 42,000 पे स्टैंप है N की और 8,000 पे स्टैंप है O की। अब इस सम में ट्विस्ट डाल दिया। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर रिगार्ड टू द नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन बाय द अज्यूमिंग देम बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर। यहाँ पे अंडरराइटर को बेनिफिट नहीं दी जा रही है अंडरराइटिंग की, जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उनकी। आपको ये मेथड नहीं करना है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको करना इस समय वही मेथड है जो आपने सीखा है अब तक। लेकिन अगर इनको फॉर्म अंडरराइटिंग की गारंटी नहीं मिलती तो क्या होता, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल रहा है, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है बीकॉम लेवल पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, बट फिर भी हम सीख रहे हैं तो एक मेथड है तो हम उसको कर रहे हैं। ग्रॉस अंडरराइटिंग मैंने तीनों में बांट दी, पहले 2 लाख की। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया। देखो इसके बाद हम क्या करते थे, अनमार्क्ड माइनस करते थे, फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करते थे, फिर सरप्लस का डिवीजन करते थे। वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, हमने ग्रॉस लायबिलिटी बांटी, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किए। अब यहीं पर जिसका जो सरप्लस आ रहा है वो हमने एक दूसरे में बांट दिया, फिर अनमार्क्ड बांटा, फिर सरप्लस का ब्रेकअप किया और उसके बाद फॉर्म अंडरराइटिंग को केवल ऐड किया और अनमार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग को एक साथ माइनस किया। तो देखो मैंने क्या किया, पहले ग्रॉस लायबिलिटी बांटी, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद मैंने पहले सरप्लस का डिवीजन कर दिया, क्योंकि देखो मिस्टर एन का सरप्लस आ रहा है 2,000 का पहले स्टेप के बाद, तो मैंने वो 2,000 तीनों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो बैलेंस बचा तीनों में, फिर मैंने अनमार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग को एक साथ माइनस किया। ये दूसरा मेथड है करने का, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बट फिर भी अगर बोल दे कि बेनिफिट नहीं देना है तब कैसे होगा, ये ऐसे होगा। अनमार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों को एक साथ मैंने रेशियो में बांटा, एक साथ मैंने रेशियो में बांटा। फॉर्म अंडरराइटिंग को भी ऐड कर लिया, अनमार्क्ड को भी ऐड कर लिया और पूरा एक साथ रेशियो में बांट दिया। फिर नेट लायबिलिटी निकली और फिर मैंने वापस वो सरप्लस वाला गेम किया और उसके बाद जिसकी जो नेट लायबिलिटी निकली प्लस मैंने फॉर्म अंडरराइटिंग को ऐड किया और नेट लायबिलिटी निकाल दी। तो ये भी एक तरीका होता है सम्स को करने का, बट एग्जाम में आपको ये नहीं करने बोला जाएगा। एक छोटा सा आखिरी सम्स है वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं, इसमें केवल आपको कमीशन निकालने का मेजर जोर है। एक अंडरराइटर है, उसने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया बिल लिमिटेड के साथ 60% शेयर बिकवाने का, पूरा नहीं पार्टली अंडरराइटिंग है, इसको पार्शियल अंडरराइटिंग भी बोलते हैं। 60% बिकवाने का जिम्मेदारी लिया है 50 लाख रुपए के शेयर डिबेंचर में से, और 5,000 डिबेंचर उसने कहा है मैं फॉर्म अंडरराइटिंग के रूप में खरीदूंगा। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई कंपनी को ठप्पा लगकर 35 लाख की। तो देखो 30 लाख शेयर 50 लाख का 60% बिकवाने की उसने जिम्मेदारी ली थी, मतलब उसने 30 लाख के डिबेंचर बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी। मार्क्ड एप्लीकेशन में आ गया 35 लाख, तो यही 5 लाख का उसको सरप्लस हो गया। उसके बाद उसने फॉर्म अंडरराइटिंग में 5 लाख लिए, तो 10 लाख का उसका एक्सेस क्रेडिट हो गया। कुछ नहीं, पार्शियल और अनपार्शियल आपको करना वही तरीका है जो आप जानते हो। उसको कमीशन पूरा 30 लाख पे 2.5% मिल गया। इस सब में देखो आपको अंडरराइटिंग कमीशन देने बोला है लेकिन परसेंटेज नहीं बताया, तो डिबेंचर है तो आपको पता होना चाहिए था कि 2.5% मिलेगा। तो 30 लाख पे 2.5% 75,000 उसको कमीशन मिला। तो गाइज ये था अंडरराइटिंग चैप्टर जो हमने बहुत अच्छे से सीखा। आप लोग इसके आगे और भी सम्स में दूंगा, वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बात करेंगे।